हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और वी कैन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसके पहले हम वर्ड मीनिंग पर जाते हैं। प्रूडेंस का मीनिंग होगा टू बी कॉशियस, कॉशियस रहना या कॉशन के साथ में कोई काम करना। और कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है प्ले सेफ। प्ले सेफ का मीनिंग होता है अपने आप को क्या करके चलना, सेफ गार्ड करके चलना। कॉशन के भाई जैसे होता है ना कि भाई लिखा होता है कॉशन वेट फ्लोर, कहीं पर अगर गीला फर्श है तो वहां पर लिखा होगा कॉशन, मींस आप अपना पैर संभल कर रखें, आपके स्किप होने का, फिसलने का बेसिकली उसके अंदर डर है, तो आप संभल कर आप क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को आगे रखते जाएंगे। फाइन। इसी तरह से अकाउंटेंसी में भी बोला जाता है कि यू हैव टू फॉलो द कॉशन, आपको केयरफुली क्या करना पड़ेगा, एक एक कदम संभाल के रखना पड़ेगा। कंजर्वेटिज्म की बात करें तो कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है कोई ट्रेडिशनल या प्ले सेफ, मींस कोई हम बोलते हैं कि भाई बंदा कंजर्व मेंटालिटी का, या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा कंजर्वेटिज्म का फंडा फॉलो करते हैं, बहुत कंजर्व मेंटालिटी के होते हैं। वो देखते हैं कि भाई बच्चा अगर कहीं पिकनिक पे जा रहा है तो उसको 50 इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि भाई पानी के पास मत जाना और अपना ध्यान रखना, और इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो पहले से किसी लॉस को एंटिसिपेट करके चलते हैं कि कहीं ऐसा एक्चुअली ना हो जाए। बस सेम टू सेम फंडा जो है ये भी अकाउंटेंसी के अंदर फॉलो होगा, किसका? कंजर्वेटिज्म का। और कंजर्वेटिज्म में देखिए, आप अकाउंट्स में कंजर्व मेंटालिटी तभी लेकर चलते हैं जब आप अपने लॉसेस को लेकर बहुत प्रिकॉशनरी हो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि एंटिसिपेट योर लॉसेस। योर लॉसेस मींस एंटिसिपेट द लॉसेस ऑफ बिजनेस बट don't anticipate the profits of the business, but don't anticipate profits of the business। आपके बिजनेस के लॉसेस को तो पहले ही एंटिसिपेट कर लो, होने से पहले ही एंटिसिपेट कर लिया जाए उसको, ठीक है। लेकिन अपने प्रॉफिट्स को कभी भी बिजनेस में एंटिसिपेट मत करना, तब तक मत लिखना जब तक वो एक्चुअली हो नहीं जाता। और लॉसेस पहले से ही एंटिसिपेट होंगे और होने से पहले ही एंटिसिपेशन बेसिस पर क्या होगा, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मींस लॉसेस को होने से पहले आप क्या करोगे, इसका एंटिसिपेशन करोगे। मींस लॉस अगर आज से 3 मंथ होने के चांसेस है, हुआ भी नहीं है कि सिर्फ इतना चांस है कि भाई ये लॉस आज से 3 मंथ्स के बाद में हो जाएगा, तो आज ही आप क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर लो। एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले से ही रिकॉर्ड कर लो। उसके पीछे रीजन क्या हो मैं बताता हूं आपको। और लेकिन प्रॉफिट के साथ ऐसा नहीं करना। प्रॉफिट अगर कल भी होने वाला है तो वो आज भी रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रॉफिट जब प्रॉफिट एक्चुअली हो जाएगा उसके बाद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट्स के साथ कभी भी कोई एंटिसिपेशन का फंडा एक्चुअली नहीं चलता। आप ये नहीं कर सकते कि कल प्रॉफिट होने वाला है तो मैं उस प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड कर लूं और श्योर है, भले 100% श्योर है कि भाई ये प्रॉफिट कल होगा, स्टिल जब वो होगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंसी में इसी वजह से आपके 2 कंसेप्ट एक्चुअली चलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक कंसेप्ट, इसमें खास 2 फंडे इसके अंदर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एप्लीकेबल होते हैं। एक फंडा होता है जो एप्लीकेबल होता है ऑन योर डेटर्स, आपके डेटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और आप इस फंडे को देखेंगे जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, या जो स्टूडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है और ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि डेटर्स के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक स्पेशल एडजस्टमेंट चलता है, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अकाउंट्स में डेटर्स मींस वो पार्टी जिनसे हमें पैसा लेना हो। हमारे पास 3 तरह के डेटर्स होते हैं। फर्स्ट आर द गुड डेटर्स, सेकंड आर द बैड डेटर्स एंड थर्ड आर द डाउटफुल डेटर्स। गुड डेटर्स तो वो जिनका पैसा आपको 100% मिल जाएगा, मीन श्योर है कि पैसा मिल जाएगा आपको। बैड डेटर्स जो होंगे ये वो पैसा जिसका पैसा आपका डूब चुका है, ये पैसा आपका डूब गया। फाइन। अब ये पैसा आपको रिसीव होने वाला नहीं है, डूब गया है, डूब सकता है नहीं बोल रहा हूं मैं, डूब गया है। श्योर शॉर्ट अब आपको कंफर्म है कि हाँ भाई ये पैसा बैड हो गया। बैड डेटर्स जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वी यूज्ड टू कॉल इट एज बैड डेट्स। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं, ओके। और डाउटफुल डेटर्स का फंडा एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस से निकला है कि भाई हर बंदे को आप अपने टोटल डेटर्स में से कुछ डेटर्स को डाउटफुल का प्रोविजन निकालना पड़ता है। देखिए डाउटफुल का मीनिंग ये नहीं कि आप पॉइंटिंग फिंगर लगाकर बोल देंगे भाई ये बंदा डाउटफुल है, या मिस्टर एक्स डाउटफुल है, मिस्टर वाई डाउटफुल है, ऐसा कभी नहीं होता।
एक्चुअली डाउटफुल का मीनिंग होता है कि आउट ऑफ टोटल डेटर्स दिस परसेंटेज, दीज परसेंटेज ऑफ डेटर्स विल बी कंसिडर्ड एज डाउटफुल। इतना पैसा हमारा डूब सकता है, हमारा डूब सकता है। देखिए जैसे होता क्या है कि लेट्स सपोज आप 31 मार्च 2022 को अपनी क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, और उस बैलेंस शीट में आपने डेटर्स का टोटल लगाया, तो आपने कहा कि भाई मेरे टोटल डेटर्स 50 लाख रुपीस के मार्केट में, ओके, आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स, या आपके बैड डेट्स माइनस करने के बाद आपके 50 लाख रुपए के डेटर्स, ठीक। अच्छा, नेचुरली ये कब बन रही है बैलेंस शीट, 31 मार्च 2022 को, तो 21-22 के टोटल, मतलब ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के टोटल डेटर्स 50 लाख है। मींस इनको गुड्स हमने कब सेल किया था, 21-22 में, और जब बैलेंस शीट बन चुकी है, 31 मार्च आ चुका है, तो नेचुरली इसका पेमेंट कब आएगा, 22-23 ईयर के अंदर आएगा, या उसके बाद वाले किसी साल के अंदर आएगा, फाइन। बट नॉर्मली तो 22-23 ईयर के अंदर वो बेसिकली रिसीव हो जाएगा। अब हम जब डेटर्स लिखें 50 लाख रुपीस के, तो ये बोला जाता है अकाउंट्स में कि भाई इसमें से लॉस एंटिसिपेट कर लो, आपके सारे डेटर्स गुड नहीं होंगे। तो बोले हमने बैड डेटर्स ऑलरेडी माइनस कर दिए सर, बोले वो माइनस कर दिए, इसमें से भी कुछ बैड हो सकते हैं। मींस हो सकता है कि आउट ऑफ दीज डेटर्स आपका पैसा कुछ डूब जाए। तो किसी ने पूछा कि भाई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हमें कितना परसेंट डेटर डूबने के चांसेस है, तो उसने कहा कि भाई मान लीजिए 2 या 5% डेटर्स, 5% आपका पैसा डूबने का चांसेस है, तो उसके डूबत का प्रोविजन अभी बना लो। प्रोविजन का मीनिंग होता है कोई लॉस जो फ्यूचर में होने वाला है उसका एंटिसिपेशन अभी से करना, और इतना अमाउंट एक अलग से अगेंस्ट द प्रॉफिट उसको राइट ऑफ कर देना। तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए इसका 5% कितना होता है, तो इसका 5% होता है 5 लाख का कितना, 2,50,000 रुपीज। अब आप बोलेंगे कि मेरे नेट डेटर्स 47,50,000 रुपीज है। मींस अब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि नेक्स्ट ईयर में आपको आउट ऑफ 50 लाख यू आर गोइंग टू रिसीव ओनली 47,50,000, बट एक्चुअल अमाउंट में डिफर, हाँ एक्चुअल अमाउंट 47,50,000 से ज्यादा भी मिल सकता है और 47,50,000 से कम भी मिल सकता है। मींस आपने अज्यूम किया था कि भाई 2,50,000 रुपीस का आपका पैसा डूब सकता है, तो डूबा हुआ अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा भी हो सकता है, 2,50,000 से कम भी हो सकता है, बट इट इज एन एंटिसिपेशन। भाई फ्यूचर को लेकर तो एक आम आदमी, एक इंसान तो एंटिसिपेशन ही कर सकता है। अभी 10 मिनट बाद का भी हम एंटिसिपेशन ही कर सकते हैं। अभी का हम कुछ, भाई जो निकल गया पास में वो हमें मालूम है कि ये हो चुका है, लेकिन जो इन फ्यूचर होने वाला है उसका हम सिर्फ एंटिसिपेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे 50 लाख के डेटर से हमने 2,50,000 का ये माना कि ये पैसा हमारा डूब सकता है, डूबा नहीं है, डूब सकता है, एंटिसिपेशन किया, तो हमारे नेट डेटर्स विल बी रुपीज 47,50,000। अब इस 2,50,000 का क्या करें सर, एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसका डुअल सेकंड एस्पेक्ट डालना पड़ेगा। तो उसको इसी साल का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या इनकम स्टेटमेंट है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप यहां पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,50,000 रुपीज। मींस अभी ये लॉस हुआ नहीं है ना, लेकिन आपने उसको एक एंटिसिपेटेड लॉस के फॉर्म में इसी ईयर के P&L में डाल दिया एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल, 21-22 के P&L में डाल दिया। अब आप बोलेंगे सर ये लॉस तो नेक्स्ट ईयर होगा, माना नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन ये डेटर क्रिएट कौन से ईयर की सेल के अगेंस्ट है, 21-22 के अगेंस्ट क्रिएट हुए थे। तो जब उसकी सेल्स पर प्रॉफिट इसी साल आप लिख रहे हो, तो नेचुरली उसका एंटिसिपेटेड लॉस भी इसी साल में लिखोगे आप। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, इसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आप इसको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पीडीडी बोलते हैं, या कुछ लोग उसको पीबीडी बोलते हैं, ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या कुछ लोग उसको ऐसा भी वर्ड यूज करते हैं बैड डेट्स रिजर्व, इसको हम बैड डेट्स रिजर्व का वर्ड भी यूज करते हैं। मींस रिजर्व फॉर बैड डेट्स, जो पैसा आपका डूब सकता है उसके डूबत का प्रोविजन आप एडवांस में बना रहे हो, इसी साल में बना रहे हो, और क्योंकि वो डूबत है, आपका लॉस है, तो उस लॉस को आप इसी ईयर के प्रॉफिट में से क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। क्यों इसी ईयर में से कर रहे हो, एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। ये जो डेटर्स क्रिएट हुए हैं वो इसी ईयर के सेल्स में से क्रिएट हुए हैं, जो इसी ईयर के सेल्स में से क्रिएट हुए हैं, तो प्रॉफिट जब इस साल में लिखा है, तो नेचुरली उसके ऊपर क्रिएट होने वाला लॉस भी इसी साल लिखा जाएगा, पहला। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि नेक्स्ट ईयर जब इसमें से कोई मनी डूबेगा, तो उस मनी को नेक्स्ट ईयर के P&L में नहीं लिखा जाएगा। डूबेगा तो नेक्स्ट ईयर बैड हो जाएगा। अभी तो प्रोविजन बनाया मैंने, मान लो कि आउट ऑफ 2,50,000 आपका एक्चुअल बैड डेट्स हुआ 1 लाख रुपीस का, तो ये जो 1 लाख रुपीस है, अब बैड डेट्स मतलब लॉस,
लॉस एक्चुअली कब हुआ? नेक्स्ट ईयर। तो इस 1 लाख को नेक्स्ट ईयर के P&L में अब नहीं लिखना। इस बैड डेट्स के लिए हमने ये प्रोविजन मेंटेन किया था, तो 2.5 लाख के प्रोविजन में से 1 लाख रुपए का उसमें से बैड डेट्स बता देंगे। मींस अब भी हमारे पास 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन का सरप्लस है, और इस प्रोविजन को, क्योंकि ये डूबा नहीं, तो इस प्रोविजन को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे प्रॉफिट में। मींस नेक्स्ट ईयर के P&L के क्रेडिट में लिख दिया जाएगा कि लास्ट ईयर के बैड डेट्स की इक्विवेलेंट हमने 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन बनाया था, कितना डूब सकता है, बट आउट ऑफ 2,50,000 हमारा डूबा कितना या बैड कितना हुआ? सिर्फ 1 लाख। तो 1.5 लाख रुपए का हमारा प्रोविजन बच गया, क्योंकि अब लास्ट ईयर के तो अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको बाय बैड डेट्स रिजर्व या बाय पीडीडी लिख देंगे। ओल्ड पीडीडी कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का पीडीडी लिख दिया जाएगा। सर कभी पीडीडी एक्चुअल बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका एक्चुअल बैड डेट्स, आपने प्रोविजन कितना बनाया था लास्ट ईयर? 2.5 लाख रुपए का, और आपका लेट सपोज एक्चुअल लॉस हो गया बैड डेट्स का 3 लाख रुपीस का, मींस 50,000 रुपीस का एक्स्ट्रा लॉस हुआ। तो अब इस 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए तो उसी प्रोविजन में से जो लास्ट ईयर से कैरी कर रहे थे उसमें से एडजस्ट करेंगे। अब ये जो 50 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा लॉस का बर्डन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब वो एक्स्ट्रा लॉस का बर्डन उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कि हमने जितना प्रोविजन बनाया था वो प्रोविजन सफिशिएंट नहीं रहा, एक्स्ट्रा और हो गया, तो 50,000 का प्रोविजन बनेगा उसमें। वो इसलिए क्योंकि हम क्या होता, प्रोविजन को कम मेंटेन किया था। और ये होता है भाई, आप हमेशा ये सोचें कि एग्जैक्टली जितना प्रोविजन बनाया उतना ही लॉस होगा, तो ऐसा एक्चुअली नहीं। फाइन। तो पहला कंसेप्ट एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हम क्या करते हैं? वी यूज टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जितने भी प्रोविजन बनेंगे, आपको एक बात बता दूं, जितने भी प्रोविजन अगेंस्ट द एक्सपेंसेस, अगेंस्ट द लॉसेस अगर कोई क्रिएट होंगे, तो दोज वर ओनली बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस आर देयर, एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी देयर। इसके एक और इंप्लीकेशन मैं आपको अकाउंट्स में बताता हूं। अकाउंट्स में इसका एक सेकंड इंप्लीकेशन होता है दैट स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेसर। आपके पास जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जैसे आप 31 मार्च 22 को आप यू आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट? बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट बनाना है और आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा है। लेट सपोज, अभी मैं ज्यादा उसको एलाबोरेट नहीं करता, आपके पास आपने 1000 यूनिट्स किसी एक प्रोडक्ट की बाय की थी, एक यूनिट में डील करते हो एट द रेट ₹25। अब इसमें से आपके पास 100 यूनिट बची हैं, तो अच्छा, ये 25 में आपने बाय किए, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, फाइनल कॉस्ट प्राइस है, और उसको आप सेल करते हो लेट सपोज 30 रुपीज में। ओके, अब आपके पास लास्ट एंड ऑफ द ईयर में 100 यूनिट्स बच गई, तो आप ये देखेंगे दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू, दिस इज अवर मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। तो हमेशा स्टॉक, हमेशा जो भी आप स्टॉक, ये बिका तो है नहीं, और एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल ये नेक्स्ट ईयर बिकेगा, तो इस ईयर में से जितना आपने बिका उतने का रेवेन्यू कैंसिल किया, इसको आपको क्लोजिंग स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने पर रिकॉर्ड होगा? एक्चुअली 25 पर या 35 पर। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये बोला जाता है स्टॉक शुड बी कैलकुलेटेड और स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेसर, जो अपने आप में क्या होती है? छोटी होती है। तो 100 यूनिट को हम कितने पर रिकॉर्ड करेंगे? 25 रुपए पर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2500 रुपए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को 2500 रुपीज पर शो कर देंगे। बट लेट सपोज ये आपने आज से एक मंथ पहले बाय की थी 25 रुपीज पर, और 30 रुपीज पर आप इसको सेल करने वाले थे। आपके बाय करने के बाद मार्केट में इसकी जो बाइंग कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली डाउन होती जा रही है, और डाउन होते 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 आज जो 25 रुपए की आइटम आपने बाय की थी वो 18 रुपीज की रह गई। ठीक है, और नेचुरली आपने उसको 25 में बाय करके बैठे हुए हो, है ना, और आप 30 में सेल करोगे। दूसरे ट्रेडर्स ने बाद का स्टॉक बाय किया 18 रुपीज वाला, एंड दे आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर ₹22 रुपीज ओनली। मार्केट में वो 22 में बेच रहे हैं। अब 22 का मार्केट में बिक रहा है, और आपने उसकी बाइंग कॉस्ट 25 रुपीज थी। अब आप उसको 25 में, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप 30 में बेचने जाओगे, इवन 25 में बेचने जाओगे तो कोई हाथ में नहीं लगाएगा, क्योंकि मार्केट में वो 22 रुपीज की कॉस्ट पर अवेलेबल है। स्टिल आज आपके पास 100 यूनिट का स्टॉक बच गया। सेम टू सेम हम केस लेते हैं। अब उस केस में नाउ कॉस्ट प्राइस इज ₹25 एंड मार्केट प्राइस इज ₹22। इस केस में स्टॉक का वैल्यूएशन 22 रुपीज से आपको करना पड़ेगा। मींस आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, अब जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे वो 100 यूनिट्स इंटू 22, इट शुड बी शोन एट ₹2200। बोले सर अभी लॉस तो हुआ नहीं हुआ, वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि भाई लॉस नहीं हुआ, बट एंटिसिपेशन ऑफ लॉस तो करना पड़ेगा आपको। भाई लॉस जब बेचेंगे तब होगा, बिकेगा कब? नेक्स्ट ईयर में, बट इसका लॉस का एंटिसिपेशन आज ही कर लो। 25 में बाई किया था, 22 की उसकी वैल्यूएशन है, 22 पे शो करो।
ये भी हो सकता है कि सर कल को प्राइसेस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाए, आपके पास स्टॉक रखा रह जाए और प्राइस बढ़ करके 35 चली जाए, नो डाउट चली जाए। अगर ये 35 जो 30 में हम बेच रहे थे 35 में भी चली जाए तो ये आज हमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स हमें बताया नहीं। हमें तो बोला गया प्ले सेफ, आप अपना कंजर्वेटिज्म की मेंटालिटी लेकर चलो, एक एक स्टेप को आप बहुत संभाल कर बिल्कुल फिक्स कर करके उठाओ उसके अंदर। तो वो कब होता है? जब अपने लॉसेस को आप एंटिसिपेट करेंगे। ये लॉस 3 रुपीज का लॉस हो सकता है, हुआ नहीं है, इन फ्यूचर हो जाएगा। हो सकता है कि टेबल टर्न हो जाए, फिर उस केस में हमारा प्रॉफिट ये प्राइसेस की बढ़कर 35 तक पहुंच जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो दोनों में कम होगा उसके ऊपर करना पड़ेगा। मींस जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और जब अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो ये देखें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस क्या थी और क्लोजिंग स्टॉक की प्रेजेंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, जो दोनों में कम होगा उसको आप क्या करो, रिकॉर्ड करो। पहले क्या था, 25 रुपीज की कॉस्ट प्राइस थी, 30 सेलिंग मार्केट प्राइस थी, तो आपने 25 पे रिकॉर्ड किया। मान लीजिए दूसरे केस में मैंने आपको बताया कि 25 की इसकी कॉस्ट प्राइस है और इसकी सेलिंग प्राइस कम होकर के 22 हो गई है और अभी भी आपके पास स्टॉक बचा है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड those stock at ₹22 only, because at this time cost price is 25, market price is 22, and as per principle of prudence जो दोनों में कम होगा उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको अल्टीमेटली रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।